नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह, इंग्लिश शिक्षक, एक बार उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग शानदार पढ़ाई करेंगे। क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बारे में लाइन टू लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। कम से कम हम लोग 10 पैराग्राफ तक आगे आज चलेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक डटे रहिए, जमे रहिए। तो आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, पिछले क्लासेज में हम लोग ने बातचीत की थी महात्मा गांधी के बारे में, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। तो आई जो आया हुआ है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिए आया हुआ। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यहां पे लिखा हुआ है कि मुझे विश्वास है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो जो डेवलपमेंट हुआ है उसका हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो इसलिए हुआ है कि उसको कोई हरा नहीं सके। इंडियन सिविलाइजेशन का ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि इसको कोई हरा सकता नहीं है, ऐसा विश्वास महात्मा गांधी को है, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, बोला जा रहा है कि कोई भी चीज जो है वो इक्वल नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज रोपा गया है, जो बीज डाला गया है, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जैसे बनाया गया उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। यानी हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो बहुत शानदार तरीके से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने फ्रेमिंग किया है, मेकिंग किया है, ऐसा फ्रेमिंग किया है कि उसको कोई हरा सकता नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। रोम वेंट, रोम चला गया, रोम का वजूद समाप्त हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस का भी, यूनान का भी वही दुर्गति हुई। द माइट ऑफ द फेरोज, जो ये ग्रीक के जो किंग्स थे, उन लोगों का भी वही हालत हुआ। फेरोज मतलब होता है जो किंग्स ऑफ जो ग्रीस है उनको कहा जाता है। यूनान के जो राजा होते थे उनको फेरोज कहा जाता था। वो लोग भी हट गए, वो लोग भी टूट गए, वो लोग भी गायब हो गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, जापान ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और बोला कि चीन के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया जो है अभी भी somehow or other, कैसे भी, somehow or other मतलब होता है कैसे भी। साउंड एट द फाउंडेशन, वो क्या है, साउंड मतलब यहां पे मजबूत है। इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, जो जड़ है, जो फाउंडेशन है, वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। ये महात्मा गांधी को ऐसा लगता है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स, यूरोप के जो लोग हैं अपना पाठ को याद करते हैं, सीखते हैं। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यूनान के लोग और जो रोम के जो लोग हैं उनके राइटिंग से, उनके लेखनी से वो लोग सीखते हैं। Which exist no longer in their former glory, और रोम और यूनान का भी कोई पहले वाला जो ग्लोरी है, पहले वाला जो गौरव है, पहले वाला जो सुंदरता है वो समाप्त है। तो जो आदमी खुद बुझा हुआ है और वो दूसरे दीपक को जला ही नहीं पाएगा। तो बोला जा रहा है कि रोम और ग्रीस जो है वो खुद डार्क में है, उसका कोई पहले वाला वजूद नहीं है, और उसी से यूरोप को सीख रहे हैं, और ये दुर्गति होने वाली है यूरोप के लोगों की। Which exist no longer in their former glory, in trying to learn from them, और उनके सीखने के कोशिश में, उनसे सीखने की कोशिश में, the Europeans imagine that, यूरोपियन को ऐसा लगता है, यूरोपियन कल्पना करते हैं, सोचते हैं, they will avoid the mistakes of Greece and Rome, उन लोगों को लगता है क्या कि हम जो हैं वो अवॉइड करेंगे मिस्टेक्स को। किसके मिस्टेक्स को? रोम के लोगों का और ग्रीस के लोगों का। बोला जा रहा है कि ग्रीक और रोम के जो लोग हैं उन लोगों के बारे में यूरोपियन लोग सोचते हैं कि वो लोग मिस्टेक किए हैं ना, अगर प्याज खाने से दुर्गंध किसी व्यक्ति को आ रहा है किसी के जुबान से, तो आप भी खाएंगे और सोचेंगे कि प्याज का दुर्गंध नहीं आए, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि रोम और ग्रीस के जो लोग हैं उनके बारे में ये लोग सोच रहे हैं, यूरोपियन लोग, कि वो लोग जो मिस्टेक किए हैं, अरे तो आप तो उन्हीं से सीख रहे हो, तो जो मिस्टेक वो लोग किए हैं वो आप भी करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो वो लोग सोच रहे हैं क्या कि उनसे सीखेंगे और जो मिस्टेक वो लोग किए हैं वो नहीं करेंगे। तो ये इनको हैम्पर करेगा, यूरोपियन लोगों को दिक्कत पहुंचाएगा।
इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। और ऐसा स्थिति हो गया है हम लोगों का कि वो लोग सीख भी रहे हैं वैसे इंसान से, वैसे सिविलाइजेशन से जिसका कोई वजूद नहीं है, और वो लोग भी तो डार्क में है ही, और ये लोग भी डार्क में चले जाएंगे। और ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन हम लोगों के देश में नहीं आया। हम लोग का जो देश है उसका जो फाउंडेशन है वो जबरदस्त है, और जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो लोग सीख रहे हैं यूरोपियन कल्चर के जो लोग हैं वो लोग सीख रहे हैं जो ग्रीक के लोग हैं उनसे, और जो रोम के लोग हैं उनसे, और उन लोगों का भी पहले वाला जो वजूद है वो है ही नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इसके बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, बोले कि इंडिया जो है अभी भी इमूवेबल है, अडिग है, अचल है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका स्वाभिमान है, यही इसकी खूबसूरती है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, बोला कि ये इंडिया के लिए क्या है कि ये चार्ज, ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो असभ्य हैं, और यहाँ के लोग इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, लापरवाह हैं, और यहाँ के लोग स्टोलिड हैं, लेजी हैं, इमोशनलेस हैं। That is not possible to induce them to adopt any changes, और उनके बारे में खासियत है क्या कि ये लोग जल्दी बदलाव लाते नहीं हैं। कोई बदलाव लाना होता है तो ये लोग इतना रिजिड होते हैं, इतना ये लोग जिद्दी होते हैं कि कोई बदलाव लाते नहीं है अपने अंदर और अपने सिस्टम के अंदर। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप लगाया गया है, ये जो चार्ज लगाया गया है, आरोप लगाया गया, ये हमारे मेरिट के खिलाफ है। यानी महात्मा गांधी को लगता है कि भारतीय लोग जो हैं वह सभ्य नहीं है, लोगों को लगता है वो लोग इग्नोरेंट, लापरवाह नहीं है, लोगों को लगता है ऐसी बातें, लेकिन कभी कभी दिखने वाली जो चीजें होती हैं वो नहीं होती हैं सही में। तो ये अपने मेरिट के खिलाफ ये आरोप लगाया गया है लोगों के द्वारा, ये कह रहे हैं महात्मा गांधी। वी डेयर नॉट चेंज, बोला कि इट इज अ रियली चार्ज अगेंस्ट व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। जो लोहार के पास एक औजार होता है और उसी के ऊपर जो लोहा रखा जाता है और शेप दिया जाता है, उसी को कहा जाता है एनविल। कहा जा रहा है क्या कि हम अपने एनविल के एक्सपीरियंस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हम कहते हैं वी डेयर नॉट चेंज, कि हम लोगों को बदलना नहीं चाहिए। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग जो हैं बदलने की कोशिश करते हैं इंडिया को, एंड सी रिमेन्स स्टिल, लेकिन उसके बावजूद ये कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रहती है इंडिया। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी क्या है, खूबसूरती है। इट इज द सीड एंड गॉड ऑफ आवर होप, और नहीं बदलना ही हमारे उम्मीद का एक किरण है। यदि बदल जाएंगे हम लोग तो भारत को कहा जाता है जगत गुरु है। जगत गुरु किसके सेंस में, भारत को ही पूरे देश की दिशा, पूरे विश्व की दिशा और दशा देने के लिए ऊपर वाले जो हैं इस पर एक अलग ब्लेसिंग्स रखते हैं। तो इसीलिए भारत को किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे सिविलाइजेशन से मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स हो गया, अगर समुद्र जो है वो किसी पॉन्ड में, वो किसी रिवर में मिक्स हो गई तो उसका एक वजूद नहीं रहता है। उसी प्रकार से हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो एक बहुत वास्ट एक कॉन्सेप्ट है, और वो कोई भी आदमी कहे, कोई भी आदमी कितना भी कहे, तो उसमें हम लोगों को बदलना नहीं चाहिए। यदि हमको लगता है कि सही सही है तो कोई कितना भी कुछ कहे तो उसमें अपना जो हमको अपना पाथ, अपना जो रास्ता है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए उसके बारे में बातें हैं सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, एक आचरण का एक कोड है, एक मोड है, एक तरीका है ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो पॉइंट आउट करता है, जो इशारा करता है किसको, ड्यूटी की ओर किसी भी इंसान को। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ड्यूटी भी बढ़िया होना चाहिए, हमारे अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, और जो आदमी मोरल होगा, जो आदमी नैतिक होगा, वो आदमी ड्यूटी बढ़िया करेगा, और जो आदमी ड्यूटी बढ़िया करेगा वो अपने आप में मोरल है। तो दोनों एक दूसरे से कन्वर्टिबल है, चेंजेबल है, रिवर्सिबल है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, बोला जा रहा है कि हम लोग ये जो मोरालिटी है, हम लोग मोरल, नैतिक और नीतिज्ञ कैसे हो पाएंगे, जब मास्टरी होगा हमारा, जब कंट्रोल होगा हमारा किस पे, हमारे माइंड पे और पैशंस, हमारी इच्छाओं पे। यहाँ पे पैशंस मतलब जुनून नहीं हुआ, यहाँ पे पैशंस मतलब होता है डिजायर, इच्छाएं।
सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। और ऐसा यदि हम लोग करेंगे ना, दिमाग के बारे में हम लोग सोचेंगे और दिमाग पे हमारा नियंत्रण रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि हम लोग अपने आप को जान जाएंगे। गूगल पे सब चीज है, प्रधानमंत्री के बारे में है, राष्ट्रपति के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके देश के बारे में है। लेकिन एक चीज गूगल पे नहीं है, वो खुद आपको खोजना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आपका पहचान सिर्फ आप किसी के बेटे हैं, आपका यहाँ है, वो नहीं। आपका जो सोल है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो हम लोग जान पाएंगे कब? जब हमारा मास्टरी हमारे माइंड पे होगा तब। यही द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन बोला कि गुजराती लोग सिविलाइजेशन मतलब क्या समझते हैं? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण किसी भी इंसान का होता है तो उसको हम लोग एक सिविलाइज्ड इंसान कहते हैं, सभ्य इंसान कहते हैं। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर बाई द बोला है कि ये परिभाषा अगर सही है, देन इंडिया सो मैनी राइटर्स हैव शोन, बोला कि अगर ये डेफिनेशन सही है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है वो अपना जो नैतिकता है उसको छोड़ने नहीं देता, अपना जो कर्तव्य है उसको उस पर बांधे रखता है। अगर डेफिनेशन इसका यही है तो as so many writers have shown has nothing to learn from anybody, अगर ऐसी बातें हैं तो हमको किसी व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं है। and this is as it should be, और ऐसे ही इसको होना चाहिए। अगर हम सही हैं, मान लीजिए कि कोई एडिसन सोचा होगा कि आज हमको बना देना है ये जो बल्ब है, बहुत सारे लोग बोले होंगे, अगर वो सही है तो अपने रास्ता को प्रोसेस किया, अपने रास्ता को वो ट्रेवल किया, कवर किया और वो चैंपियन हो गया। उसी प्रकार से कहा जाता है कि अगर राइट आपको लग रहा है कोई भी चीजें, तो दूसरे से मत सोचिए। अगर बाय द दूसरे का सुनते रहिएगा तो उसके बाद से आपका जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा और मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाइएगा। बोले कि अगर डेफिनेशन सभ्यता मतलब ये होता है कि अगर नैतिक हम हो जाएं और कर्तव्यनिष्ठ हो जाएं तो हमको बदलने की जरूरत नहीं है, हमको जैसा है वैसे ही रहने की जरूरत है। We notice that the mind is a restless bird. माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है, जो भी चीजें दी जाती है उसको एंजॉय नहीं करता, उसके अलावा उसके ऊपर और उसके ऊपर और नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट, ऐसा ही ये माइंड जो होता है वो सोचते रहता है। The more it gets, the more it wants, जितना ज्यादा दिया जाता है उतना ही ये इसकी चाहत होती है। And still remains unsatisfied, उसके बावजूद ये अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहती है। The more we indulge in our passion, जैसे जितना ज्यादा हम लोग आवश्यकताओं को पालेंगे पोषेंगे तो उसके बाद क्या होगा? द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ज्यादा ये क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जितना ज्यादा हम लोग, जैसे आग में हम लोग घी डालते हैं तो लगता है क्या कि आग बुझ जाएगा, लेकिन और धड़कते चला जाता है। उसी प्रकार से जो ग्रीड है, जो ये डिजायर है, जो ये पैशंस है, जो ये विशेष है, इसको जितना हम लोग बढ़ाएंगे और ये अनियंत्रित होते हुए चला जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है our ancestors therefore set a limit to our indulgences, इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो एक लिमिट सेट किए थे, वो एक सीमा सेट किए थे कि हम लोगों को ज्यादा इस सब में लिप्त होना नहीं चाहिए। They saw that happiness was largely a mental condition, उन लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग गरीब हैं उसके बावजूद बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उसके बावजूद खुश हैं, बहुत सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं उसके बावजूद खुश हैं, तो बहुत सारे लोग ऑफिसर रैंक पे हैं उसके बावजूद लोग अपने रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ले रहे हैं। तो ये कहा गया है कि जो हैप्पीनेस है वो पोजेशंस पे, चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। हैप्पीनेस जो है वो एक मेंटल एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि हम लोग सोचेंगे कि आज हम लोग अलाइव हैं, आज हम स्वस्थ हैं, आज हमारे पास माता पिता का प्रेम है, भारत जैसा देश है, तो अगर अच्छाइयों पे यदि हम लोग ध्यान देंगे तो आज भी हम लोग खुश रह सकते हैं। और जो भी हमारे पास कमियां हैं, एक बात तो समझ लीजिए कि जब तक एक पक्षी अपने उड़ने के स्किल पे, उड़ने के क्वालिटी पे ध्यान देते रह रही है और सोच रही है अपने उड़ने के स्किल पे, तब तक अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है। लेकिन जैसे ही वो पटीदारी और कंपैरिजन और तुलना करना शुरू कर दी अपने मछली से कि वो तैर रही है, हम भी क्यों नहीं तैर रहे हैं, तो वहां पे उसका बदकिस्मती हो गया। तो जो चीजें हमारे पास रहती है, यदि उस पर हमारा फोकस रहता है तो हम लोग किस्मत वाले कहलाते हैं। और जो भी चीजें हमारे पास रहती है उसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे के पास जो चीजें रहती हैं
और उस पर हमारा फोकस चला जाता है तो हम लोग अभागे कहे जाते हैं। तो मेंटल कंडीशन पे ही हमारा हैप्पीनेस डिपेंड करता है। अब देखिए, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। बोला जा रहा है कि एक मैन, एक व्यक्ति, जो आदमी रिच है वो जरूरी नहीं है कि वो खुश है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये जरूरी नहीं कि जो आदमी गरीब है वही क्या है, नाखुश है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। बोला जा रहा है कि रिच जो है वो अनहैप्पी पाए जाते हैं, नाखुश पाए जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी। बोला जा रहा है कि पुअर जो लोग हैं वो खुश पाए जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। हमेशा लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। और इसी सब सारी चीजों को देखते हुए जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो डिस्वेड किए थे, वो मना किए थे। किसके लिए? वो बोले थे कि प्लेजर में ज्यादा, आनंद में मत, ज्यादा ये भोग विलास में, ऐशो आराम में, अय्यासी में नहीं रहो। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ। बोला कि एंसेस्टर, वो बोले महात्मा गांधी कि हम लोगों ने वही खेती कर रहे हैं, वही तरीके से हल चला रहे हैं जो हम लोगों ने पहले जैसा, हमारे जो एंसेस्टर्स जैसे खेती करते थे वैसे ही हम भी खेती करते हैं। जैसे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जैसा खेती किया जाता था हमारे एंसेस्टर से, उसी प्रकार के प्लो से, उसी प्रकार के हल से हम लोग भी खेती करते हैं। वी हैव रिटन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। और उसी प्रकार का झोपड़ी भी हम लोग रखते हैं। That we had in former times and our indigenous education। और ये जो घरेलू एजुकेशन है वो भी सेम है, कि हमारे खेती करने का तरीका, हमारे रहने का तरीका और हमारे पढ़ने का तरीका जो है सेम है। और इसीलिए remains the same as before। We have had no system of life according competition। और पहले कंपटीशन कैसा था? बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज के डेट में मशीन के आ जाने से बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत हाई कंपटीशन हो गया है। कोई आदमी जो है बोल रहा है कि 10 घंटा हम काम करेंगे 10,000 रुपया में, तो दूसरा आदमी तुरंत कह रहा है कि देखिए ना, हम इनसे भी एनर्जेटिक हैं और हम काम करेंगे 12 घंटा और 8,000 में। तो उस व्यक्ति को, उस ओनर को क्या चाहिए? उस ओनर को कैसे भी काम कराना। तो लाइफ का जो अपॉर्चुनिटी है वो घट गया है और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया है, जिसके कारण से लाइफ का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा, कोऑर्डिनेटिंग बहुत ज्यादा टफ हो गया है। Each followed his own occupation। और जो भी लोग थे पहले छोटे छोटे अपना व्यवसाय, अपना पेशा इस्तेमाल करते थे वो लोग, और अपने छोटे छोटे काम में ही इन्वॉल्व रहते थे, उसी से उनकी आजीविका चलती थी। और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज। और छोटे छोटे जो अमाउंट है पैसे का, मजदूरी का, वो लोग लेते थे और हंसी खुशी जीते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। लेकिन हम लोग भी जानते थे कि मशीन का कैसे आविष्कार किया जाता है। बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट। लेकिन हमारे पूर्वज लोग ये जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हमारा दिल, हमारा दिमाग ऐसे ही चीजों पे जाएगा, वी शुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, कि हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग अपना जो नैतिकता है खो देंगे और अपना जो ताकत है वो खो देंगे, अपनी आजादी खो देंगे और हम लोग गुलाम हो जाएंगे मशीन के। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग जानते थे कि आविष्कार कैसे होता है मशीनों का, उसके बावजूद वो लोग नहीं किए, क्योंकि वो हमको गुलाम बनाना मशीनों का नहीं चाहते थे। Therefore, after due deliberation, बहुत ज्यादा गहन चिंतन के बाद decided that we should only do what we could do with our hands and feet, कि हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम लोग हाथ और पैर से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and happiness। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात कि हमारा जो हैप्पीनेस है और हमारा जो हेल्थ है वो हमारे लिए फिट कैसे हो पाएगा? जब हमारा हाथ और पैर ठीक से काम करते रहेगा। और हाथ और पैर काम कब करेगा? जब हम मशीनों का कम यूज करेंगे और अपने हाथ और पैर का ज्यादा यूज करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रीजन दैट, उन लोगों ने कारण बताया, दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर। लार्ज जो सिटीज है वो एक ट्रैप है, एक जाल है। एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट, और एक ऐसा है जो एक आडंबर है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वो लोग क्या हो सकते हैं? उसमें वो लोग खुशी नहीं रह सकते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और वहां पे क्या रहेंगे? वहां पे चोर डकैती ज्यादा होती है, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और छोटे छोटे जो गलत चीजें हैं वो लगातार उपजते हुए चली जाती हैं। यहाँ पे अब 7वें पैराग्राफ में हम लोग थोड़ा सा सिटीज के बारे में, सिटीज के फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करते हुए बता रहे हैं वो कि यहाँ पे बहुत रॉबरी होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, बहुत सारे गलत काम सिटीज में होते हैं।
और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी रहता है इन देम, और वहां पे हम लोग हैप्पी नहीं रह सकते हैं। एंड दैट द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और वहां पे जो गरीब लोग हैं उनको सताया जाता है, रॉब किया जाता है, लूटा जाता है, किसके द्वारा? रिच मैन के द्वारा। दे देयरफॉर सैटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, और इसीलिए कारण से हमारे जो एंसेस्टर्स से सैटिस्फाइड थे स्मॉल विलेजेस में। और देखिए दे सॉ देयर किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of ethics, बहुत अच्छी बात कही गई कि उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने देखा कि जो राजा के जो तलवार हैं वो इंफीरियर हैं, वो कमतर हैं, जो एथिक्स के जो तलवार है उससे कमतर है। यानी बोला जा रहा है कि जो नैतिक इंसान है, जो नीति से जुड़ा हुआ इंसान है, वो ताकतवर इंसान से बहुत आगे होता है। Therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the riches and the fakirs, और हम लोग का जो देश है वो ऋषियों का है, फकीरों का है, मुनियों का है। यहाँ का जो देश है वो रिसर्चर, वो ऋषियों का है। भारत देश जो है वो बहुत बड़े बड़े संतों का है। A nation with a constitution like this, एक नेशन जिसका कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान इतना बढ़िया है, इज फिटर टू टीच अदर्स एंड टू लर्न फ्रॉम अदर्स, कि हम लोगों का देश, हम लोगों का संविधान दूसरे को सिखाने के लिए है, दूसरे से सीखने के लिए नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, हम लोग के देश में कचहरियां थी, लॉयर्स थे, वकील थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वो लोग सीमा में थे। वो लोग ज्यादा पैसे लूटते नहीं थे। उनका एक सिस्टम था पैसे लेने का और सर्विस देने का। वकील्स एंड वैस डिड नॉट, एवरीबॉडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। बोला जाता था क्या कि सब जो प्रोफेशंस है, सब जो पेशा है, सब जो व्यवसाय है वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक ही जैसा है, बराबर है। Moreover, these वकील्स एंड वैद्स did not rob people, पहले के वकील और पहले के जो वैद्य लोग थे उन लोगों को लूटते नहीं थे। They were considered people's dependents, उन लोगों के सेवक माने जाते थे। People, वो पुलिस और ये जो वकील और जो वैद्य लोग हैं उनको वो लोग सेवक माने जाते थे। नॉट देयर मास्टर्स, हम लोगों के मास्टर्स नहीं। जो पुलिस लोग हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो बेसिकली वो इंसान के सेवक होते हैं, लेकिन वो मान लेते हैं अपने आप को मालिक। तो मानने से कुछ नहीं होता है। वो लोग आज भी एक गवर्नमेंट, ये एक जो पीपल है, जो सिस्टम है, उसके वो स्लेव हैं, उनके वो सर्वेंट हैं। तो कभी भी किसी भी ऑफिसर, किसी भी वकील, किसी भी डॉक्टर में वो ईगो आ जाता है तो प्रॉब्लम उसका है, सिस्टम का नहीं है। They were considered people's dependents, not their masters. Justice was to be feared. Justice न्याय लोगों को मिलता था। The ordinary rule was to avoid courts. Ordinary rule था कि यार झगड़ा नहीं किया जाए, राइट, कोर्ट को अवॉइड किया जाए। There were no touts to lure people, वहां पे कोई दलाल नहीं थे कि लोगों को लुभाने के लिए। टाउट्स मतलब होता है दलाल, ल्यूर मतलब होता है लुभाना। Their evil too was noticeable only in and around capitals, उन लोगों का जो एविल था, उन लोगों की जो बुराइयां थी, वो जो राजधानियां थी उसके आसपास ये लोगों का नोटिस किया जाता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो कॉमन पीपल थे वो आजादी से रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी जगह पे शांति थी, सारे लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करते थे, सारे लोग शांत रहते थे, सारे लोग एक दूसरे को सहयोग करने वाले थे। तो जहां पे सहयोग करने वाले लोग होते हैं वहां पे लोगों के पास कम भी पैसा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे मार काट हमेशा होते रहता है, वहां पे अगर बारी बारी ज्यादा ही पैसे कमाने वाले जगह पे रहते हैं लोग तो आराम से नहीं रह पाते। तो यहाँ पे कही जा रही बात है कि वो लोग इंडिपेंडेंटली और आजादी से वो लोग रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और बोला है कि वो लोग अपना जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन था, कृषि से वो लोग जुड़े होते थे। दे एंजॉयड द होम, ट्रू होम रूल, और वही लोग क्या करते थे? ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। और ट्रू होम रूल मतलब क्या होता है कि सब काम को अपने ही से सलटा लेना, अपने ही घर में सलटा लेना, राइट, कहीं बाहर नहीं जाना, अपना पंचायती दूसरी जगह नहीं कराना, जो भी गलतियां हुई, जो भी कमियां हैं वो एक दूसरे से सहयोग करके अपना जो घर का जो इज्जत है वो अपने ही पास को रखने को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू होम रूल। द सॉल्यूशन within our home is called true home rule। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। The Indian civilization as described by me has been as described by its votaries, बहुत बड़े सपोर्टर्स लोग हैं इंडियन सिविलाइजेशन के, और जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है वैसा ही लोगों ने भी डिस्क्राइब किया है। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection, कोई भी सभ्यता में कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं होता है इंसान। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being,
की टेंडेंसी क्या है इंडियन सिविलाइजेशन क्या, कि हमारा मोरालिटी कैसे बढ़े, हमारे अंदर इंसानियत कैसे ज्यादा आगे बढ़े। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोवाइड इमोरलिटी। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या मतलब है कि इमोरलिटी को, अनैतिकता को कैसे बढ़ाया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाया जाए, करप्शन को, क्राइम को कैसे बढ़ाया जाए, ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या क्या। और हमारे संस्कृति क्या है कि लोगों के आंसू को कैसे पूछा जाए, लोग जो डाइवर्ट है उसको उठाया कैसे जाए, लोग जो गिरे हैं उसको उठाया कैसे जाए, और लोग जो अपने आप को छोटा मान लिए हैं उसको कैसे बड़ा बनाया जाए। तो जो मोरालिटी को, जो नैतिकता को प्रचार करने वाला काम करता है वो भारतीय संस्कृति के लोग करते हैं, और जो वहां के लोग जो हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग, वो लोग पढ़ते हैं कि भोग विलास किया जाए, ऐश्वर्याम किया जाए, और खाया जाए होटल में और मरा जाए हॉस्पिटल में। अगर यही सिद्धांत रहता है तो हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हो जाते हैं। द लैटर इज गॉडलेस। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो गॉड को नहीं मानते हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। और जो इंडियन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन के लोग जो है गॉड को मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन के लोग मानते हैं इस मामले में कि वो लोग सोचते हैं कि एक परिवार एक आसानी से किसी व्यक्ति से नहीं चलता है। तो झरने हैं, तारे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं, सारा चीज सिस्टम में कहीं ना कहीं वर्क कर रही होगी। तो कोई ना कोई तो डिवाइन एनर्जी होगी, जिसको कोई भगवान कहता है, जिसको कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है। तो वो जो पावर है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके मौजूदगी के बारे में जिसको विश्वास होता है वो इंडियन कल्चर के लोग होते हैं। और मौजूदगी का, ईश्वर का मौजूदगी का असर किसी पर नहीं होता है। तो उस इंसान को, वैसे लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग कहा जाता है। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the Indian civilization, even as a child clings to a mother's breast। और ऐसी बातें हैं तो सब लोगों को लगना चाहिए कि जिस प्रकार से जो बच्चा है अपने माँ के गोद से चिपका रहता है, उसी प्रकार से यदि हम लोग अच्छे हैं तो भारतीय संस्कृति को वैसे ही एकदम चिपक कर, वैसे ही एकदम लिपट कर हम लोगों को रहना चाहिए। कैसे भी किसी का कोई ओपिनियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10वां और आज के लिए अंतिम, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। बोल रहे हैं कि मैं वेस्ट का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हेटर नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत सारी मैंने बातें सीखी हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest। लेकिन हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए थैंकफुल है इस मामले में, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कोई आदमी जो है नाला में पीकर गिरा हुआ है तो हमको ये भी लग सकता है कि उसके जैसा पीना चाहिए। हमको ये भी लग सकता है कि अगर हम भी पिएंगे, नाला में गिरेंगे तो हमारी भी दुर्गति वैसे ही होगी। तो यही कह रहे हैं कि हमने भी उसको एंजॉय किया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और वो देखकर, वो सीख कर मैं कह रहा हूं कि आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। आई मस्ट, बोले कि एकदम फुलेस्ट हाइट तक राइज करना। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, बोले कि मैं अपने देशवासियों को कहना चाहूंगा दैट फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years of experience of modern civilization I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost। बोले कि हमको इंडियन सिविलाइजेशन से जुड़कर रहना ही चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनेंगे कि जिससे एकदम शानदार होते हुए चले जाएंगे। What is that modern civilization? Modern civilization क्या है? It is the worship of the material। और यहीं तक आज की बातें हम लोग समाप्त करते हैं, और कुछ पैराग्राफ्स और बचे हुए हैं। अगले एपिसोड्स में, अपने अगले वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहां तक आप लोगों को बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, जमे रहिए, डटे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।